सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। पिया सांवरे हो, पिया सांवरे। आपको एक रहस्य की बात बताऊं? जी। मैंने जिंदगी में चाय चखी नहीं है। सब इंडिया में प्राइमरली मध्यवर्गीय घरों से आते हैं। We come from that big middle class of India. Entertainment was ruled by the underworld and all. तो थोड़ा डर लगता था कि अरे बाप रे कैसे जाएंगे। पर तब तक मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई थी फाइनेंस की एक्सेल शीट्स देख देख के। जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया उसका संगीतकारी से कोई लेना देना ही नहीं था कि लोग आपको फिर उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि यू आर नो मोर ऑन द हॉट सीट। और उसी ने मेरी ज़िंदगी बदली और वहीं से मुझे विश्वास हो गया पूर्ण रूप से कि नाउ आई वांट टू लीव एवरीथिंग एंड बिकम अ फुल टाइम कंपोजर। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। लता जी एंड आशा जी बोथ, वो मुझे लगता है इरिप्लेसेबल है। मैं साष्टांग नमस्कार किया, लेट गया उनके चरणों पर। उनके बड़े बेटे गुजर गए तो पूरे मीडिया ने मेरी तस्वीर छाप दी वहाँ पे, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ही उनका बेटा हूँ। कोई भी तुम्हारे सामने नहीं होगा, तुम एक अकेले कमरे में एक हेडफोन लगा के गाओगी। कोक पेप्सी जैसी बैटल है, ये ब्रांड्स की बैटल है। हम सब प्रणाम किए उनको, खुश हो गए। हमने नारियल तोड़ा कि आज हमारी जिंदगी का गाना रिकॉर्ड हो रहा है। पूजा वूजा की। एक बच्चे को परेशान कर रही हूँ जी कि तुम एक नए म्यूजिक डायरेक्टर हो, मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें जो बन चुकी हैं उन्हें हम ना ही छुएं तो बेहतर है। जबरदस्ती आज की बीट्स लगा दो या रीमिक्स कर दो, वो मुझे बैड वर्ड लगता है, गाली लगता है रीमिक्स जैसा शब्द। रैप डाल दो या कुछ अश्लीलता डाल दो या वीडियो में कुछ कर दो, वो सब हमने नहीं किया है। विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदाउट यूजिंग मतलब बिना एआई के प्रयोग के हमने काम किया है। बहुत ज्यादा डर लगा, बहुत ज्यादा डर लगा, और बहुत नहीं बहुत ज्यादा डर लगा। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है शमीर सर। कैसे हैं आप? हे वंशिका, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तो हम कॉफी पे चर्चा से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई नो कि आपको कॉफी कितनी ज्यादा पसंद है और आप कितने टाइम से अच्छी कॉफी मिस कर रहे थे। यहाँ पर आके वो डिजायर फुलफिल हुआ। बिल्कुल, मैं एक टीटोटलर हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक सिन है, वो है कॉफी। वो मैं बड़े प्यार से पीता हूँ। सर, लोगों को ना यूजुअली क्या होता है, चाय से बहुत ज्यादा प्यार होता है जी। कॉफी को लोग समझते हैं कि यार कॉफी से थोड़ा सा दूर रहे। आपको एक रहस्य की बात बताऊं? जी। मैंने जिंदगी में चाय चखी नहीं है, कभी भी नहीं? कभी चखी नहीं है। मुझे पता ही नहीं चाय होती क्या है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बचपन से डांट ही खाई है, जब भी चाय पी है तो मम्मी बोलती है चाय नहीं पीनी है। चलिए, एनीवेज, आपका जो ट्रांजिशन है प्लस योर वर्क हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। हमेशा से ही फ्रॉम द इयर्स हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे गाने हम सुन रहे हैं ना, और अभी के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो वो वाला जो मैजिक है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। आप अपने ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं, फ्रॉम बीइंग द कॉर्पोरेट वाला बैकग्राउंड, कि मतलब यार ऐसे चार दीवारें हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पर जाना है, 9 से 6 यहाँ काम करना है, और उसके बाद टर्निंग योर लाइफ टोटली फ्लिप हो गया इनटू द बॉलीवुड। एक्चुअली देखिए, हम सब इंडिया में प्राइमरली मध्यवर्गीय घरों से आते हैं। वी कम फ्रॉम दैट बिग मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। एंड जब मैं बड़ा हो रहा था तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल के इंडस्ट्री नहीं थी। एंटरटेनमेंट वाज रूल्ड बाय द अंडरवर्ल्ड एंड ऑल। तो थोड़ा डर लगता था कि अरे बाप रे कैसे जाएंगे। और हम लोग तो एकदम अनकनेक्टेड वे से जगहों से आए हुए लोग हैं। सो मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, इसलिए नहीं कि किसी ने मुझसे डांट के कहा पढ़ो, पर मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की, एमबीए मार्केटिंग किया, और वो सब करने के बाद जैसे बाकी सब लोग जॉब लेते हैं, जॉब किया, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत जल्दी मेरा उठान हो गया। एंड मार्केटिंग मैनेजर से मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट से लेके सीईओ बन गया। पर जब तक ऐसा होता रहा 10-15 साल, तब तक जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी एंटरटेनमेंट की, जैसे एमटीवी, चैनल वी, सोनी म्यूज़िक, वर्जिन म्यूज़िक, ये सब इंडिया में आने लगी।
तो मैंने कहा अब थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा है, क्लीन है, प्रोफेशनल्स एंटरटेनमेंट में भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अब हम भी जंप करते हैं। पर तब तक मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी फाइनेंस की एक्सेल शीट्स देख देख के जी। तो लेकिन मैंने कहा इट्स नेवर टू लेट, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ लेट नहीं होती। तो मैंने फिर पार्ट टाइम पहले म्यूज़िक करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ छोड़कर फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया। और उस बात का मुझे गर्व भी है और प्रसन्नता भी है कि मैंने ये रिस्क लिया। मैं ये सबको नहीं कहना चाहता हूँ कि ले क्योंकि इट इज़ रिस्की, इट साउंड्स हीरोइक, बट जब आपके पहली तारीख को जब आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होती तब आपको टेंशन होता है। जी। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब सही होने लगता है। सर रिस्क तो देखिए बहुत बड़ा है, बिकॉज बीइंग द कॉर्पोरेट लीडर इन दैट टाइम और उसके बाद इतना बड़ा स्विच करना, शिफ्ट करना अपनी लाइफ में, तो चैलेंजेस मिले स्टार्टिंग में? बहुत सारे चैलेंजेस थे। देखिए सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि जब आप एक कंपनी के सीईओ होते हैं तो उसको कहते हैं आपके इस विजिटिंग कार्ड का वज़न। जब आप किसी को कार्ड देते हैं तो लोग आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, लोग आपका फ़ोन लेते हैं, बिल्कुल। लोग आगे से आपको मिलने आते हैं, लोग आपको पार्टियों पे न्योता देते हैं। तो जब आप उस पद से, उस कुर्सी से चले जाते हैं और फिर से एक नई ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए एक जो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया उसका संगीतकारी से कोई लेना देना ही नहीं था। वहाँ मुझे फिर से एज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनी या एज़ अ प्रेप स्टैंडर्ड से फिर से शुरू करनी पड़ी। 35-37 साल की एज में आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन फ्रॉम ज़ीरो। या तो मुझे तो डबल मेहनत हो गई क्योंकि मैं ग्रो करके अच्छे खासे पोजीशन पे आया, फिर उसको छोड़ के फिर नए ग्रोथ पे चला गया। सो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग आपको फिर उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि यू आर नो मोर ऑन द हॉट सीट। फिर जब तक कि आप एक बड़े संगीतकार या बड़े जो भी आपका पैशन है नहीं बनते तब तक फिर आपको तकलीफ तो होती है। आपको पैसे नहीं मिलते हर महीना तो कुछ महीने ऐसे ही चले जाते हैं। सो दीज आर मल्टीपल चैलेंजेस, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप शिद्दत से काम करें तो इट ऑल जस्ट पैन्स आउट वेल। अच्छा, जैसे आपने अभी ना बीच में एक लाइन का जिक्र किया कि बहुत ही डिफरेंट स्पेसेस हैं, डिफरेंट हैं लेकिन एक सिमिलैरिटी मैंने ढूंढ लिया है। देखिए सिंगिंग में भी तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्लानिंग की, ठीक है, डिसिप्लिन की और एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर की, और वो चीज़ वहाँ भी चाहिए होती है कॉर्पोरेट में। तो अभी भी ये रूल, ये तीन चीज़ों को अप्लाई करते हैं आप लाइफ में? वंशिका, मैं आपसे अत्यधिक इम्प्रेस हो चुका हूँ क्योंकि आपका ये सवाल इतना खूबसूरत है। क्योंकि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में भी लोगों को ये कहता हूँ कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वर्क, बिजनेस, एथिक रिमेन द सेम। जी। आप किसी भी स्रोत में काम कर रहे हों, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो, आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, there are certain things like discipline, like patience, like being at it, you know, reinventing yourself. या ये सारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े ना, कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, बिल्कुल। वो यहाँ सब काम आती है। हम्म। और इसके अलावा देखिए मेरा एक जो कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मुझे हेल्प की पढ़ाई की और म्यूज़िक की, जब मैंने कॉम्बिनेशन की, वो है एक वर्टिकल जो मैं चलाता हूँ, इट्स कॉल्ड ब्रांड सोल्यूशन। यानी कि बड़े बड़े जो कंपनीज़ के जो ब्रांड्स होते हैं उन्हें म्यूज़िक की सहायता से उनको लोगों तक पहुंचाता हूं। सो या इट हेल्प्स। सर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद माय क्वेश्चंस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोई एक ऐसा गाना है जो कि आपके आज भी दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कि ये एक गाना है जो कि मैं अपने दिल से कभी, ऐसा है कि एक सेकंड के लिए भी भुला नहीं पाऊंगा, मे बी वो मेरी ही लाइफ का पार्ट है? बिल्कुल, मैं आपको गाने की 2 लाइनें भी सुनाऊंगा। वो लाइनें मैं इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि वो मेरी सबसे पहले डेब्यू फिल्म का सबसे पहला गाना है। जी। और उसे माँ सरस्वती लता मंगेशकर ने आशीर्वाद दिया गाकर, और उसी ने मेरी ज़िंदगी बदली। और वहीं से मुझे विश्वास हो गया पूर्ण रूप से कि नाउ आई वांट टू लीव एवरीथिंग एंड बिकम अ फुल टाइम कंपोजर। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब
रिश्ते हैं यहाँ पे कितने अजीब, रिश्ते हैं यहाँ पे। सर मेलोडी और कंपोजिशन का तो कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं, मतलब मैं जेन्युइनली ये चीज़ अभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठी होती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि यार आज के टाइम में ना वो लिरिक्स नहीं मिल रहे जो कि, मतलब गाने बहुत आ रहे हैं, ठीक है, पुराने गानों के रीमिक्सेस भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक मेलोडी है ना, एक लिरिक ऐसा होता है कि आपको लगे कि यार ये मेरी कहानी हो सकती है, वो वाली चीज़ अभी फील नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ अभी मिसिंग जा रही है थोड़ा? आपने बहुत ही अच्छा नब्ज़ पे हाथ रख दी। लिरिक्स मेरे ख़्याल से अत्यधिक इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली लोग लिरिक्स ही गाते हैं और लिरिक्स से ही रिलेट करते हैं। और इसीलिए पहले के गानों में जो लिरिक्स की जो बात थी, जो हमारे साहिर साहब लिख गए या मजरू साहब लिख गए या अभी गुलज़ार साहब और जावेद साहब ने लिखा है, ये या बख्शी साहब ने लिखा है। तो मुझे लगता है कि मैं चूँकि हिंदी भाषीय इंसान हूँ और मैं पोएट्री में बहुत रुचि रखता हूँ जी। और मैं बहुत चीज़ें लेखनी लोगों की सुनता हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे गानों में थोड़ा लिरिकल कंटेंट ज़्यादा रखने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। ठीक है। सर मूविंग ऑन, आपने लेजेंड्स का नाम लिया। मैं इसके आगे एक और लेजेंड का नाम लेना चाहूँगी, आशा जी का नाम। आपने दोनों के साथ काम किया और वो जो आवाज़ है ना, वो रूह तक जाती है और वो मैजिक ना हमें टिल डेट फ़ील होता है। भले ही हम ये बोल दें यार हम उस ज़माने के नहीं हैं, लेकिन जब भी हम गाने सुनते हैं ना, हम वापस से उन्हीं मेमोरीज़ को रिलिव करते हैं। हमें याद आता है कि यार ये जो आवाज़ है, ये जो धुन है, ये हमें बहुत पसंद आ रही है। बीइंग अ जेन ज़ी, लोग छोटे-छोटे बच्चे सुनकर ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नींद भी आती है कि हाँ चलो रिलैक्स्ड हैं अब हम। दिमाग में टेंशन्स हैं, टेंशन्स दूर हो गई हैं। सो हाउ वाज़ इट वर्किंग विद देम? देखिए, वो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया और जिया, बिकॉज़ आई एम द ओनली कंपोज़र ऑफ दिस जनरेशन हू हैज़ रिकॉर्डेड लता जी एंड आशा जी बोथ। वो मुझे लगता है इरिप्लेसेबल है। मैंने जितना 2 साल में एमबीए में मैनेजमेंट में सीखा, उतना ही ये 2 महिलाओं से सीखा। अ, आशा जी से मेरा रिश्ता तैसे तब शुरू हुआ कि जब मैं पेज 3 में गाना हुज़ूर आला रिकॉर्ड करना चाहता जी। था और वो उन दिनों सैन फ्रांसिस्को में थीं। तो उन्होंने कहा मैं 3 महीने बाद आऊँगी। मैंने कहा ताई मुझे तो 1 हफ़्ते में गाना करना है और मेरे को कोई जानता नहीं था, मेरी पहली फ़िल्म थी। सो तब मैंने उनसे थोड़ा दरख़्वास्त की कि प्लीज़ आप ये गाना, मैं हुँ। आपको फ़ाइल्स वहाँ भेजूँगा और आप वहाँ डब करके यहाँ भेजिएगा। ये 2002-3 की बात है, जब ये आजकल जितना ऑनलाइन बढ़ गया है ना, वो जी। सब नहीं था। हुँ। जैसे आजकल ज़ूम कॉल और टीम्स मीटिंग और ये सब और 4G 5G कुछ भी नहीं था। एक साइबर कैफ़े में जाके एक गाना मैंने उनको भेजा, 4 घंटे लगे क्योंकि फ़ाइल बड़ी होती है। हुँ। अब जैसे नहीं ज़ुप 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 चला जाता है। जी। और उन्होंने वहाँ डाउनलोड किया और उन्होंने गाया और हुँ। उन्होंने गाकर मुझे 3-4 ऑप्शंस भेजे कि आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना। ये मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब वो इंडिया आईं, तो मैंने कहा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपने मेरा गाना गाया क्योंकि उस समय तो आप वहाँ थीं। हुँ। तो मैं गया उनसे मिलने और मैंने साष्टांग नमस्कार किया, लेट गया उनके चरणों पर। तो उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा देखो, ये बात सही है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, ये बात सही है कि आप फर्स्ट टाइम म्यूज़िक डायरेक्टर डेब्यूटेंट हैं, ये बात सही है कि आपके पास बहुत पैसे भी नहीं थे मुझे देने के लिए, लेकिन मैंने आपका गाना फिर भी वहाँ इसलिए गाया और ये पहला ऐसी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग थी हमारी इंडस्ट्री में, कभी हुई नहीं थी इसके हुँ। पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैड नॉट इवॉल्व्ड द वे इट हैज़ टुडे, बिकॉज़ मैं 2002-3 डेफिनिटली। की बात कर रहा था, हुँ। क्योंकि पेज 3 रिलीज़ ही 2003 में हुई थी, तो गाना 2002 में रिलीज़ हुआ, रिकॉर्ड हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पंचम यानी कि हस्बैंड आर डी बर्मन ने उन्हें एक दिन कहा था कि आशा, ये बात आशा जी ने मुझे बताई कि कुछ सालों में ऐसा होगा कि कोई म्यूजिशियंस तुम्हारे आसपास नहीं होंगे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर कोई भी तुम्हारे सामने नहीं होगा, तुम एक अकेले कमरे में एक हेडफोन लगा के गाओगी। हुँ। उस समय अगर तुमने कहा कि अरे ऐसे तो मैं नहीं करूँगी, हमारे समय ऐसे नहीं, तो तुम आउटडेटेड हो जाओगी।
अगर तुम्हें रेलेवेंट रहना है तो तुम्हें नए बच्चों के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तो शी सेड बिकॉज मुझे पंचम ने ये बात सिखाई थी, मुझे वो बात याद आ गई और मैंने कहा नहीं, मुझे तो रेलेवेंट रहना है, मैं ये लड़के का गाना गाऊंगी। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिकॉज फिर मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ और बेटे की तरह रहा हूँ। और इनफैक्ट जब उनके बड़े बेटे गुजर गए तो पूरे मीडिया ने मेरी तस्वीर छाप दी वहाँ पे जी। क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ही उनका बेटा हूँ। तो इनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि आशा जी हमेशा कहती हैं कि जब लता जी टॉप पे थी 50s एंड 60s 70s में जब कर रही थी, तब आशा जी ने कहा कि ठीक है, आप हीरोइन के लिए गाओ, मैं वैम्प के लिए गाऊंगी। आप मीठा मीठा गाओ, मैं चटपटा गाऊंगी, थोड़ा सा है ना? नखरा। हाँ, तो ये देखिए, ये कोक पेप्सी जैसी बैटल है, ये ब्रांड्स की बैटल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो आज की तारीख में लोग कहते हैं ना कि आप अपने आप को थोड़ा सामने से अलग कैसे करो, तो ये उन्होंने बिना ऐसे पढ़े लिखे अपने दिमाग से उन्होंने किया। एंड दैट इज व्हाई टुडे आशा जी इज वेयर शी इज। उन्होंने एक तवायफ के लिए गाया उमराव जान में जी। उन्होंने हेलेन के लिए ऑल हर लाइफ गाया, कैबरेज वगैरह, जो लता जी ने नहीं गाया। तो उससे क्या हुआ, आशा जी का एक अपना स्टाइल, एक अस्तित्व, एक वजूद, एक अपना एक उनकी आइडेंटिटी बनी। एंड टुडे शी इज व्हाट शी इज। सो आई हैव लर्न सो मच। मैं आपको एक लता जी की कहानी बताना चाहता हूँ। लता जी के साथ जब मैं अपना पहला गाना कर रहा था कितने अजीब, तो मुंबई में एक इलाका है पेडर रोड और एक इलाका है अंधेरी। तो वो रहती हैं पेडर रोड, हमारा स्टूडियो था अंधेरी में। ओके। और वहाँ नॉर्मली उस ज़माने में फ्लाईओवर्स भी नहीं थे। सो 2-2.5 घंटा लगता था एक तरफ ट्रैवल करने में, इतना ट्रैफिक होता था। तो एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला आज रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दो, मेरी तबीयत, क्योंकि शी वॉज 76 ईयर्स ओल्ड जब मेरा गाना कर रही थी। जी। तो जाहिर सी बात है उस उम्र में तबीयत थोड़ी नासाज होना। फिर 10 दिन बाद उन्होंने नई डेट दी, फिर नहीं आई, बोलियो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर 10 दिन बाद उन्होंने डेट दी, तो 2-2.5 घंटा कार से आई ट्रैवल करके। और उन दिनों वो राज्यसभा एमपी थी, तो गाड़ी के साथ पुलिस वगैरह सब थी और वो आई सफ़ेद गाड़ी में और हम सब प्रणाम किए उनको, खुश हो गए, हमने नारियल तोड़ा कि आज हमारी ज़िंदगी का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, पूजा वूजा की। फिर उन्होंने कहा आओ और मेरे पास बैठो, मैं आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा देखो बुखार है। अपना हाथ रख के उन्होंने दिखाया। तो मैंने कहा तो ये तो आप मुझे फ़ोन पे बोल देती। बोली अगर मैं तुम्हें फ़ोन पे बोलती तो तुम्हें लगता कि मैं एक बच्चे को परेशान कर रही हूँ जी। कि तुम एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, तुम्हें ऐसा प्रतीत ना हो इसलिए मैं तुम्हें ये बोलने आई हूँ। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूँ घर से, खाओ और फिर मैं जा रही हूँ। 2.5 घंटा आई और 2.5 घंटा गई सिर्फ इतना बोलने और मुझे खाना खिलाने अपने हाथ से। तो इससे पता चलता है इनकी एम्पैथी, जो आजकल बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को समझाया जाता है, बी अ पीपल्स पर्सन, प्रूव देम थिंग्स। और ऐसी मैं आपको अनगिनत कहानियां बता सकता हूँ। मैं तो किताब लिखने के चक्कर में अबाउट माय लर्निंग्स फ्रॉम लता जी, आशा जी। Eagerly waiting for that book then. हाँ, इट विल बी अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस स्कूल। Oh, that's nice. सर लेकिन किताब लिखना ना बहुत ही डेडिकेशन का काम होता है। आपको वो सारे आपको मेरी डेडिकेशन थॉट्स, पे शक है? नहीं बिल्कुल नहीं है, वो जो सारे थॉट्स होते हैं ना, उन सारे थॉट्स को गैदर करना और उसको किस तरह ऐसे लिखना है कि हर तरह की जनरेशन उससे रिलेट कर पाए, कंटेम्पररी भी, थोड़ा सा हर मेरे तरह सारे का। थॉट्स गैदर्ड हैं, मैं ऑलरेडी उनके पॉइंटर्स बना चुका हूँ, एक लंबा फर्रा बना चुका हूँ। अब उसको कैसे लिखना है, एज यू राइटली सेड, कि हर जनरेशन में लोग उससे रिलेट कर पाएं, वी विल सी एज वी गो अलोंग, जब मैं लेखनी पे उतरूंगा। अभी बहरहाल आई हैव ऑलरेडी डन द नीडफुल। Okay, eagerly looking forward to it. But with this, the very next question, which is always there in my mind, जो कि मैं सबसे ये चीज़ पूछती हूँ, अभी हम देख रहे हैं, मैंने पीछे भी जिक्र किया कि काफ़ी सारे पुराने गानों को रीमिक्स कर देते हैं, उनको दोबारा से लॉन्च कर देते हैं। कुछ गाने से देखिए अच्छे हो जाते हैं, कुछ गाने बेकार हो जाते हैं। Are you in support of it? वेल नॉट रियली। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बन चुकी हैं उन्हें हम ना ही छुएं तो बेहतर है, क्योंकि वो ऐसी बन गई हैं कि उन्हें छूना भी, अंग्रेज़ी में एक वर्ड है ब्लास्फेमी है, एक तरीके से भगवान को हाथ लगाने वाली बात है, मैं मंदिर में कोई चीज़ को छूने जैसी बात है। तो जितना ना करें,
बट मैंने खुद ही अभी कुछ किया जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर वो जो मैंने किया है किशोर कुमार का प्रोजेक्ट, उसका नाम है एक एक और और बार बार। किशोर कुमार। और वो उसमें मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है टू रूह को मेंटेन करना, रूह को ज़रा भी छेड़ना नहीं है, सोल को मेंटेन करना। और ज़बरदस्ती आज की बीट्स लगा दो या रीमिक्स कर दो, वो मुझे बैड वर्ड लगता है, गाली लगता है रीमिक्स जैसा शब्द। ज़बरदस्ती उसको हिट बनाने के प्रेशर में कुछ भी झोंक दो, रैप डाल दो या कुछ अश्लीलता डाल दो या वीडियो में कुछ कर दो, वो सब हमने नहीं किया है। और ना ही ऐसा किया है कि किसी सिंगर को कहा कि तुम किशोर कुमार जैसा गाओ। हमने किशोरदा की आवाज़ स्वयं रखी है, विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदाउट यूजिंग मतलब बिना एआई के प्रयोग के हमने काम किया है। सो या आई जस्ट थिंक हर चीज़ को अगर हम बैलेंस करते हुए जाएं तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं इस शो पे आ ही रही थी और एक किस्सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली अभी एक कॉन्सर्ट हुआ था ऑफ अ बैंड ग्रुप, तो उसमें परिक्रमा बैंड है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ ऑफ इट। कोर्स। तो उनसे इस बारे में जिक्र हुआ एक और बार किशोर कुमार। सो दे वर रियली सरप्राइज्ड कि क्या होने वाला है। आई टोल्ड देम कि वहाँ पर शान भी है, काफी सारे लोग हैं। तो उन्होंने बोला यार वो वाली मेमोरीज फिर याद आ जाएंगी और लोग अभी उसको चेरिश कर रहे हैं। जी द बिल्कुल। यू नो द लव यू आर गेटिंग जी। अभी, हाउ डज इट फील? वेल आई एम रियली वेरी टच्ड, ब्लेस्ड एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जब मैं ये इसको मैं प्रोजेक्ट या एल्बम नहीं कहता हूँ, मैं इसको मुहिम कहता हूँ। जी मुहिम टू सॉर्ट ऑफ परोसो द ओरिजिनल वॉइस ऑफ किशोर कुमार टू द जेनजीज एंड मिलेनियल्स। क्योंकि हमने इसको कभी दूषित नहीं किया है, या हमने कोई भी एआई से नकली चीज़ नहीं की है, या हमने किसी पुअर कज़िन को नहीं बोला कि तुम किशोरदा जैसा गाओ। ये जी किशोरदा की वॉइस है, क्योंकि किशोरदा की वॉइस पहले भी नहीं हुई और होगी भी नहीं। और बिल्कुल। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारे नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को बताएं कि देखो भाई ये है वो मैजिशियन, इसकी आवाज़ सुनो। सर जिस टाइम पर आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था उस टाइम पर थोड़ा बहुत बिकॉज रिस्क लेने की आपको आदत है, ये भी एक काफी बड़ा रिस्क था क्योंकि एक लेगेसी है, एक छाप छोड़ गए हैं वो लोगों के दिल में। थोड़ा सा डर नहीं लगा कि कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बहुत लोगों ज़्यादा की? डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा, और बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि इस तरीके का प्रयोग पहले कभी पूरे विश्व में हुआ ही नहीं है जी कि पुरानी आवाज़ जो 1987 में चले गए हमारे किशोरदा, उनकी आवाज़ को लेके आज के नए सिंगरों को साथ में गवाना उनके, तो इट कुड हैव गॉन आइदर वे, राइट? पीपल कुड हैव क्रिटिसाइज्ड अस, दे कुड हैव बीटन अस, they could have just tortured us, but ऐसा हुआ नहीं है। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, मतलब मुझे तो 100% स्ट्राइक रेट पे फीडबैक मिल रहा डेफिनेटली। है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है किशोरदा का, वो हम आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे। यही मेरे एल्बम का पहला गाना मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना यूथ से है, मैं कॉलेज में गाया करता था, और उसमें मैंने किशोरदा के साथ मामे खान को गवाया है, जो या कि इतने बढ़िया फोक सिंगर है हमारे देश राजस्थान वाला के। जी। टच। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। मामे, तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो, पिया सांवरे। किशोरदा, सागर किनारे। तो इस इट इज तरीके से। नॉट इजी टू स्विच बिटवीन दीज यस। टू वॉइसेस। और यस। जिस टाइम पर मैंने आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे थे हमारे चैनल पे जो गया था, जिस टाइम पर मैंने देखा ना कि वहां पर मामी खान जी हैं, मैं ये सोच रही थी यार बहुत ही तगड़ा डिफरेंस होने वाला है, बहुत तगड़ा शिफ्ट होने वाला है, बिकॉज द वॉइसेस, द मेलेडी, बोथ आर वेरी डिफरेंट। और ये देखना आपकी आवाज में सुनना तो इट इज वेरी डिफरेंट अभी। Yeah. सर जैसे कि आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लेसन्स दे जाते हैं, कोई एक ऐसा बिगेस्ट लाइफ लेसन जो कि आपको अब तक मिला है किसी लेजेंड से? देखिए, मन्ना डे साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला,
probably the only composer of this, or even before Yeah. my generation, people had not worked because he had given up, but I somehow managed to convince him. तो उनका जो डिसिप्लिन था, रिहर्सल करना, पुख्ता बनाना अपने आर्ट को पहले एट द एज ऑफ 91 92, और स्टूडियो में आधा घंटा पहले आ जाना, गाने की जो पेरिफेरल चीज़ें होती हैं ना, जैसे ढोलक बज रहा हो या वायलिन बज रहा हो, तो उस वक्त बैठे रहना और सुनना वो सब, बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द सॉन्ग, यू नो, आप गाने बिल्कुल। अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कोई भी काम करें ना, तो गोइंग डीप इज इम्पोर्टेंट, यू नो। ये नहीं कि बस मेरा काम है ये 6 लाइनें गाना, तो जब मेरा टाइम आए बता देना, मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी 6 लाइनें गा दूंगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैंने सब आर्टिस्ट के साथ देखी। मेरे खुद के रिकॉर्डिंग में बहुत बार होता था कि सुबह 11 बजे की रिकॉर्डिंग में मैं 2 बजे चाहता था, मेरी टीम संभालती थी, पर अचानक मुझे कॉल आता था 10:30 बजे आशा जी पहुंच गई हैं। मैं बोला वो क्यों पहुंची हो? तो 2 बजे माइक पे आने वाली। बोले नहीं, उनको अच्छा लगता है कि शुरू से देखो क्या हो रहा है। It's called, you know, sniffing, smelling the environment, getting a vibe from the musicians, you know, just getting a teamwork, and then finally going on the mic, you know. So वो मैंने सीखा है कि going into the depth and not just being focused on your core, but everything around your core is also important, ना. It's like जो बचपन में भी हमें कहते हैं ना कि आप गणित सीख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, यू नो, साइंस, सब सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सीखना है कि कोई गुड मॉर्निंग टीचर, यू नो, नमस्ते, पैर छूना, कोई आए तो कैसे बिहेव करना, यू नो, कैसे परोसना, या घर में कुछ खाना खुद भी बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी एंसिलरी होती हैं पर इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये कहीं ना कहीं हम अपने रियल प्रोफेशन में भूल जाते हैं, पर आई सॉ ऑल दीज लेजेंड्स अप्लाइंग दिस ऑन ऑन द एक्चुअल स्टेज। या, और इंक्लूसिवनेस के तो ये बादशाह हैं। जब मैंने इन सब के साथ रिकॉर्ड किया, ये सब मेरी ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल्में थी। कोई मुझे नहीं जानता था, मैं खुद ही नहीं जानता था कि मैं करना भी चाह रहा हूँ, मतलब मैं क्या करने कैसे आ गया हूँ, यू नो, मैं खुद झूंझ रहा था। एंड सब ने मुझे हाँ बोला, बिकॉज फॉर देम द आर्ट वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन द आर्टिस्ट। कि ठीक है आप हो गए नए, लेकिन आपका ये गाना मुझे पसंद है, मैं गाऊंगा। सो ये चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करना, that you are not doing a song for me because I'm a very popular music director and everybody knows me, I'm famous. ऐसा नहीं, you like my work, that's why you sing the song. जी। So सर, जैसे मेरे लिए म्यूजिक जो है वो सुकून है। मुझे सुकून चाहिए लाइफ में, तो आई नो वेयर टू फाइंड इट। अगर आपको एक शब्द में बताना हो आपके लिए म्यूजिक क्या है, तो वो क्या शब्द होगा? so as you very rightly said, कि मैं सबसे कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं म्यूजिक इज लाइफ, मैं उनसे कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं लगता है म्यूजिक इज लाइफ, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान इज लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ प्रैक्टिकल हो में। जाओ पहले। पर म्यूजिक या एंटरटेनमेंट या किसी भी प्रकार की कला हमारे भीतर रहती है, और ये अत्यधिक आवश्यक है कि हम उसको अपना एक साथी बना के रखें। आजकल जो लोग कहते हैं ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर आप आर्ट की तरफ रुझान रखें तो आपके जितने भी मेंटल फैकल्टी के इश्यूज हैं क्योर होने शुरू हो जाएंगे। जस्ट द वे लोग कहते हैं ना कि थोड़ा वर्जिश करो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा जिम Yeah. जाओ तो फिजिकली आप फिट होगे, वैसे ही थोड़ा आर्ट्स में रुझान रखो, कला की तरफ थोड़ा अपना एक बेंट रखो, तो योर मेंटल फैकल्टीज विल बी गुड एंड मेंटल हेल्थ विल प्रोबेबली बी एज मिनिमल और विल वैनिश। सर, जो बडिंग कंपोजर्स हैं, बडिंग म्यूजिशियंस हैं, अभी डरते हैं कि स्टेबिलिटी लाइफ से छोड़े, रिस्क ले ना ले, तो उनको क्या एडवाइस है? देखिए, एक अंग्रेजी में मुहावरा है, टू ईच हिज ओन, है ना। आपको कितना पैशन है एक ज़िंदगी में ये करने का, अगर आपको रिस्क लेना है आप लीजिए, अगर आपको एक सेफ्टी नेट में रहना है आप सेफ्टी नेट में रहिए, ये आपका एक निजी कॉल है, इट्स योर पर्सनल थिंग, बट डेफिनेटली यू नो इफ यू वांट टू क्रिएट लेगेसी यू हैव टू टेक अ रिस्क। जी बिल्कुल।
आपने लाइफ में काफी सारे रिस्क लिए, हमें जी। काफी अच्छे लगे वो रिस्क, बिकॉज वो रिस्क जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में टर्न आपको आउट अच्छे हुए। लगे बिकॉज आपने वो रिस्क के पीछे का स्ट्रगल नहीं देखा। जी बिल्कुल, ये तो होता है, देखिए स्ट्रगल हाँ, सबका अपना अपना होता है, जी, लेकिन खुशियां बांटने वाली होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू। काफी अच्छी बातचीत हुई आपसे, यस काफी वंशिका। चीजें जानी। लास्ट में एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज आप कॉर्पोरेट लाइफ के उन ग्राफ से बहुत अच्छे से एसोसिएटेड रहे हैं, कोई एक गाना है जो कि कॉर्पोरेट लाइफ पे बहुत सटीक बैठता हो? हाँ 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 हाँ, ये देखिए आज आप मेरी ऐसी यादें ताज़ा कर रही हैं। मधुर भंडारकर साहब की मैंने पेज 3 के बाद एक फिल्म की थी कॉर्पोरेट। जी। तो वो फिल्म का एक गाना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि उसने मधुर ने थोड़ा कहीं टाइटल में यूज़ किया था, पर उसकी 2 लाइनें अगर मुझे याद आती हैं तो मैं आपको गाऊंगा और आपको अच्छी लगेंगी। यहाँ सबको सब, यहाँ सबको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ सबको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठी झूठी छुरी से हलाल कर रहे हैं, मीठी मीठी छुरी से हलाल कर रहे हैं। इट्स अ कॉर्पोरेट 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 वर्ल्ड, दिस इज द कॉर्पोरेट 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 वर्ल्ड। जान लो सब लोग, यही सच्चाई है, जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर Pleasure, टेकिंग योर Vanshika. टाइम आउट। बहुत It's मजे आए always मुझे great आपसे to talk बात to you, करके। Vanshika. थैंक यू सो मच। See you.